गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के कृतिका से चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। लेकिन सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपके सिलेबस से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो से पूरा लाभ उठा सकें और उनके पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध ना उत्पन्न होने पाए। तो ओके, आइए देखते हैं हम यह पाठ कृतिका से दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। देखिए, यह उस समय की बात है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी यह उस समय की बात है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी तैयारियां हो रही हैं और शाही दौरे के लिए किस किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आती रहती थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। चूँकि रानी को 3 देशों की यात्रा करनी थी, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की और नेपाल की। तीनों देशों के दौरे पर जाने के लिए रानी किस तरह के कपड़े धारण करेंगी, यह लेकर उनका दर्जी भी परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था और रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ इन देशों के दौरे पर आएँ, इससे पहले ही उनके सेक्रेटरी इन देशों का तूफानी दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। नए समय की यात्रा थी, पहले का समय बीत चुका था, इसीलिए कि जो राजा महाराजा अपने फौज के साथ निकलते थे, सेना की टुकड़ी के साथ निकलते थे, अब वह समय बीत चुका है। लेखक बता रहा है कि अब तो फोटोग्राफरों के साथ उनको दौरे पर आने की आवश्यकता थी, इसलिए फोटोग्राफरों की एक अच्छी खासी फौज तैयार की जा रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन छिपकी नजर आती थी। यानी जो समाचार रानी के दौरे को लेकर के जो समाचार इंग्लैंड में प्रसारित होता था, अगले दिन उस समाचार की कटिंग हिंदुस्तान के समाचारों में भी चिपकी हुई दिखाई देती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। और रानी किस तरह का कपड़ा पहनेंगी, वो कपड़ा भारत से मंगाया गया था, रेशमी कपड़ा जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया था। शायद वही सूट पहनकर रानी भारत के दौरे पर आए। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावचरियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यानी रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री अखबार में छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे कि किन किन कारनामों को, कौन कौन से कैसे कैसे कार्यों को उन्होंने अपने जीवन में किया है, नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनी देखने को और पढ़ने को मिली। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की खबरों, तस्वीरें अखबारों में छप गई और रानी के महल के जो कुत्ते थे उनके खबरें भी और तस्वीरें भी अखबारों में छापी गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी जो भी तैयारियां इंग्लैंड में हो रही थी उसकी तैयारियों की महक भारत में भी आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने हैं। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और वे साख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। बेसाख्ता माने जब रानी के इस दौरे को सुना दिल्ली के हमारे सरकारी नुमाइंदों ने, तो उनके मुख से अचानक ये शब्द निकल ही गया कि वह रानी हमारे घर आएँ, यह हमारे ऊपर खुदा की कृपा ही है, ईश्वर की कृपा ही है। और इस तरह से कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। यानी हम कभी अपने देश को देखते हैं और कभी रानी एलिजाबेथ की तरफ देखते हैं।
और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा, अर्थात दिल्ली में रानी के आने की तैयारियां की जाने लगी, जिससे दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। यही है काया पलट का मतलब। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जमान हो गईं। लेखक कहता है, ना किसी ने किसी से कुछ कहा और ना किसी ने किसी की तरफ देखा, इजाज़त चाहिए, बल्कि सड़कें जवान हो गई, अर्थात सड़कों की मरम्मत हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। बुढ़ापे मैंने जो कई वर्षों से इमारतों पर, सड़कों पर धूलें जमी हुई थी, वो सब साफ कर दी गई। इमारतों ने नानजीनों की तरह श्रृंगार किया, यानी एक नई दुल्हन की तरह इमारतों को सजाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। लेकिन सबसे कठिन कार्य जो था वो जॉर्ज पंचम की नाक थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक कहता है कि जॉर्ज पंचम का जो पुतला बना हुआ था भारत में, उस पुतले की नाक टूट गई थी। तो दिल्ली में सब कुछ तैयारियां पूरी हो गई थीं और जो नहीं हुई थी उसके भी रानी के दौरे तक हो जाने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन अगर कोई मुश्किल थी, सबसे बड़ी मुश्किल थी, तो वो जॉर्ज पंचम के पुतले की नाक थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। जॉर्ज पंचम के लाट की उस नाक को लेकर के गहमा गहमी हुई थी, तमाम चर्चाएं हुई थी। राजनीतिक पार्टियों ने भी चर्चाएं की थी कि जॉर्ज पंचम के पुतले पर नाक रहने दी जाए अथवा उसे हटा दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। इस तरह से लोगों में 3 ग्रुप बन गए थे। कुछ जॉर्ज पंचम के लाट पर नाक रखने के पक्ष में थे, कुछ हटाने के पक्ष में थे, और कुछ लोग दोनों पक्ष में नहीं थे। वो बिल्कुल निगेटिव थे कि रखी जाए या हटा दी जाए, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, और जो शांत थे, दोनों पक्ष के लोग उन्हें अपनी तरफ मान रहे थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, और जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियार से युक्त सैनिक वहां तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। अजायब घर मतलब होता है एक चिड़ियाघर, जहां चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं। अजायब घर उसे भी कहते हैं जहां पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, यानी जो कहीं कहीं अगर किसी पुतले की नाक टूट गई थी तो उसके लिए भी गुरिल्ला युद्ध लोगों में छिड़ गया था, अर्थात तो छुप कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी, और उसी समय इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम का पुतला बना था उसकी नाक भी अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। यानी सारी व्यवस्था, सुरक्षा की सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी उस लाट से नाक हट गई थी, गायब हो गई थी। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। अब रानी भारत के शाही दौरे पर आने वाली थी, ऐसे में जॉर्ज पंचम के लाट पर नाक ना हो, जिससे परेशानी बढ़ गई थी भारतीयों की। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वासों की एक मीटिंग बुलाई गई, और जो देश के खैर ख्वास थे, यानी देश की भलाई चाहने वाले थे, उनकी मीटिंग बुलाई गई। मामला उनके सम्मुख रखा गया कि अब क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। लेकिन इस बात को सबको चिंता थी कि अगर इस लाट पर रानी ने नाक नहीं देखा तो निश्चित है कि वो हम भारतीयों की भी बेइज्जती करेंगे, अर्थात हमारी भी नाक कट जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, अर्थात चर्चाएं हुई, दिमागों पर लोगों ने जोर डाला, सोचा, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। और सबने मिलकर यह विचार किया कि इस लाट पर नाक लगनी ही चाहिए। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। और जब यह बात तय हो गई कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाई ही जाए, लगनी ही चाहिए,
तो इतना तय होने के बाद एक शिल्पकार को आदेश दिया गया, मूर्तिकार को आदेश दिया गया कि वह दिल्ली में अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हो, और इस तरह से वह मूर्तिकार को आदेश मिलते ही वह दिल्ली में प्रस्तुत हुआ। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले भाग को हम अगले पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।